नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक धामा और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेस विद कार्तिक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल जेस विद कार्तिक पर कंप्लीट स्टैटिक जीके कराऊंगा और जिसकी शुरुआत मैंने आपके अपने YouTube चैनल जेस विद कार्तिक पर कर भी दी थी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक सिलेबस डिस्कशन की एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इस स्टैटिक जीके के बैच में मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाला हूं और किस क्रम में हम आपकी क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। और उसकी शुरुआत भी हमने कर दी थी भारतीय कला एवं संस्कृति यानी कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर से मैंने आप लोगों की स्टैटिक जीके में स्टार्टिंग की थी और उसमें सबसे पहला टॉपिक संगीत कला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। लेकिन वो पहला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया था संगीत कला। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमने शुरू किया था प्रमुख संगीत वाद्यंत्र एवं उनके वादक यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर प्लेयर्स। ये टॉपिक हमने अपना शुरू किया था, लेकिन उस टॉपिक की केवल एक ही क्लास हो पाई थी और उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। दोस्तों देखिए, किसी ना किसी चीज के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, तो कुछ ऐसे कारण थे जिनके चलते मैं आप लोगों की उस स्टैटिक जीके की सीरीज को कंप्लीट नहीं कर पाया। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को केवल कैमरे में जानते हो तो आप लोगों को नहीं पता होता कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या समस्याएं चल रही है या वो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा उसको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इन चीजों का शायद हमें नहीं पता होता जब हम किसी व्यक्ति को केवल कैमरे में जानते हैं। तो ऐसी ही कुछ परिस्थिति थी, ऐसी ही कुछ सिचुएशंस थी, ऐसी कुछ चुनौतियां थी जिनके कारण मैं आप लोगों की उस स्टैटिक जीके की सीरीज को कंप्लीट नहीं कर पाया, जिस वजह से मैं उसको आगे नहीं बढ़ा पाया। लेकिन जैसा कि मेरा आपसे वादा था आप लोगों से कि चाहे कुछ भी हो जाए भाई, कंप्लीट तो ये हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज होकर के रहेगी। और केवल स्टैटिक जीके को हम कंप्लीट ही नहीं करेंगे, मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि मैं ऐसी एक बार आप लोगों को स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा कि जीवन में दोबारा आप लोगों को कहीं से किसी से स्टैटिक जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार में ही हम इतना डीप कंटेंट एक बार में लेकर के चलेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा या आपको आपके एग्जाम में मदद करेगा। तो मैं एक बार फिर से इस सीरीज को आपका जो है पुनः शुरू कर रहा हूं, लेकिन आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो तीन बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आप वीडियो देख रहे हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़े। वीडियो क्वालिटी के साथ कैसे? तो मेरे पास भाई देखिए, मैं आप लोगों से स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि मेरे पास इतने अभी संसाधन नहीं है, इतने अभी रिसोर्सेज नहीं है कि मैं यहाँ पर जो है डिजिटल बोर्ड लगा सकूं, अच्छा एक डिजिटल स्टूडियो जो है सेटअप कर सकूं, अच्छा क्वालिटी का कैमरा हो, तब जाकर के आपको पढ़ाया जाए। तो अभी उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतने संसाधन नहीं है। तो मेरे पास अभी जितने संसाधन है उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैक्सिमम आउटपुट दिया जाए। यानी कि मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दिया जाए जिसकी आप लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है आपको आने वाले एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो अभी हमारा सिंपल व्हाइट बोर्ड है, ये हमारा मार्कर है और सिंपल मोबाइल फोन के कैमरे से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बस थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी के साथ यदि आप कंप्रोमाइज कर गए तो फिर देखना कंटेंट में आप लोगों को कितना दम देखने को मिलने वाला है। दूसरा, यदि आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी और लो दिखाई दे रही हो तो बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल मैक्सिमम हाई रिजोल्यूशन पर देखना। यानी कि सेटिंग में जाकर के ऑप्शन होता है क्वालिटी बढ़ाने का, तो जो हाई क्वालिटी है उस पर जाकर के इस वीडियो को देखना, तो सारी चीजें आपको क्लियर दिखाई देगी, क्लियर आपको समझ में आएगा सारी की सारी चीजें और क्लियर आपको दिखाई देगा। तो एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। इसके अलावा दो बातें और मैं आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि आज जो समय आ गया है, देखिए आपको यदि टाइम वेस्ट करना है तो करिए, कोई रोकथाम नहीं है किसी की नहीं है, क्योंकि जीवन आपका है, जीना आपको है, आपको अपने अनुसार ही जीना पड़ेगा। कोई दूसरा व्यक्ति जो है आपका जीवन नहीं जी सकता, आपको ही जीना है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, हो सकता है मैं यहाँ पर बहुत अच्छा स्टूडियो सेटअप यदि करवा भी लेता, बहुत सारी क्वालिटी भी आपको देखने को मिलती, लेकिन उस कंटेंट में यदि दम ना हो तो उन सारी हाई सेटअप, उन सारी हाई क्वालिटी का कोई फायदा नहीं है। तो मेन जो मकसद आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जो टॉपिक आने वाला है उस टॉपिक को आपको बेहतर तरीके से समझना है, बेहतर ढंग से समझना है, उस टॉपिक की गहराई तक आपको जाना है। तो उस चीज पर आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। देखने को तो आज इतनी अच्छी क्वालिटी के लोग इतनी सारी शॉर्ट्स बना रहे हैं, दबा दब जैसे केवल आपका सिलेक्शन जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से होने वाला हो, लेकिन उन चीजों से नहीं होने वाला। मेरे दोस्त, आपको गहराई में जाना पड़ेगा,
डीप आपको पढ़ना पड़ेगा, डीप कंटेंट आपको देखना पड़ेगा, तो तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। इन शॉर्ट वीडियो से, इन सब से कहीं कुछ नहीं होने वाला। वास्तव में गहराई में जब आप जाकर के देखोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में आपको डीप तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो आपका ये चल रहा है स्टैटिक जीके स्पेशल, ये आपका बैच चल रहा है। इसको मैं जहां तक हमारी क्लास हो गई थी वहां से आगे ही कंटिन्यू करूंगा। तो आप सभी जानते हैं कि स्टैटिक जीके को मैं 4 यूनिट में डिवाइड करके आपको पढ़ाने वाला हूं। पहले ऑलरेडी मैंने सिलेबस वीडियो में आपको बताया है, पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। तो 4 यूनिट कौन कौन सी रहने वाली है? सबसे पहले मैंने आपको बताया भारतीय कला एवं संस्कृति, यानी कि आर्ट एंड कल्चर। सबसे पहली यूनिट हम इसको कंप्लीट करेंगे, पूरी भारतीय कला एवं संस्कृति को समझेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं, इसको फिर हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो भी स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे कंप्लीट। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इंडियन ज्योग्राफी से जितने भी स्टैटिक जीके के अंदर प्रमुख इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या अन्य और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे के सारे फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपने कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपकी आर्ट एंड कल्चर यानी कि भारतीय कला एवं संस्कृति से आप लोगों के सामने शुरुआत करी थी, और उसमें भी सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप भारतीय कला एवं संस्कृति की बात करते हो तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आप लोगों को इस कला शब्द का अर्थ समझना होगा। यदि आप इस कला शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, यानी कि आर्ट शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, तो फिर आगे सारी की सारी चीजों का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि भैया ये जो आपका कला शब्द है ये जो है आपकी संस्कृति कल धातु से बना है, जिसका मतलब संख्यान होता है, जिसका मतलब स्पष्ट वाणी में प्रकट करना होता है। सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कला क्या है। तो कुछ भी ऐसा जिस चीज को सामने वाले को आप प्रदर्शित कर सको, स्पष्ट रूप से दर्शा सको, वही चीज आपकी क्या कहलाती है? कला कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिस चीज को आप सामने वाले को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सको, स्पष्ट रूप से सामने वाले को दर्शा सको, व्यक्त कर सको, वही चीज आपकी कला कहलाती है। अब आपके मन में सवाल आएगा, भैया प्रदर्शित करने के दर्शाने की किस चीज को हम कैसे दर्शाएंगे? तो प्रदर्शित करने के दर्शाने के कुछ तरीके होते हैं भाई। सामने वाले को जब आप कुछ दर्शाना चाहोगे, उसको कुछ बताना चाहोगे, तो कोई ना कोई तरीके से तो बताओगे। तो उन तरीकों के आधार पर ये जो आपकी कला होती है, हमने इसको कुछ प्रकारों में बांटा। तो प्रदर्शित करने के दर्शाने के तरीकों के आधार पर कला के कुछ प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो वहीं से कला के प्रकार निकल करके आते हैं। 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला बताया था मैंने आप लोगों को निष्पादन कलाएं, जिसको आप इंग्लिश में परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से जानते हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से जानते हो। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया इसी के आधार पर दूसरा कला का प्रकार होता है आपका दृश्य कलाएं, जिसको आप इंग्लिश में विजुअल आर्ट्स के नाम से जानते हो। और वहीं पर मैंने आप लोगों को बताया कला का तीसरा एक प्रकार होता है जिसको आप साहित्यिक कलाएं के नाम से जानते हो। साहित्यिक कलाएं यानी कि आपका लिटरेरी आर्ट्स के नाम से आप जानते हो। तो यहीं से हम अपनी टॉपिक की शुरुआत करी थी, और उसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो आपकी निष्पादन कलाएं यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स होती हैं, इनके भी प्रकार होते हैं। ये सबसे पहले यही समझिए भैया निष्पादन कलाएं, परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होती है। तो जब कलाकार अपने चेहरे के भाव, अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करके सामने वाले को कुछ बताना चाहे, दर्शाना चाहे, तो कला का वह प्रकार कहलाता है आपका निष्पादन कलाएं या परफॉर्मिंग आर्ट्स। जैसे यदि कलाकार गा करके किसी सामने वाले को कुछ बताना चाह रहा है, तो कला का कौन सा प्रकार हुआ आपका? संगीत कला। नाच करके सामने वाले को कुछ बताने का प्रयास कर रहा है, तो कला का कौन सा प्रकार हुआ आपका? नृत्य कला। तो वहीं से हमने सबसे पहले आपकी शुरुआत करी संगीत कला की, यानी कि आप लोगों के सामने म्यूजिक आर्ट की हमने आपके सामने शुरुआत करी थी। और आप लोगों को याद होगा कि संगीत कला मैं आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि भैया संगीत शब्द का अर्थ ही आपको समझना पड़ेगा, और ये जो आपका संगीत शब्द है ये आप लोगों का 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है आपका सम और एक शब्द है आपका गीत। इन 2 शब्दों से मिलकर के बना है आपका संगीत, यानी कि सम और गीत।
फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भैया सम का जो मतलब होता है, सम का मतलब होता है के साथ। के साथ का क्या मतलब होता है? के साथ का मतलब होता है किसी चीज के साथ। और गीत मतलब गीत, यानी कि किसी चीज के साथ गाया गया गीत ही क्या कहलाता है? आपका संगीत कहलाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया किस चीज के साथ गाया गया गीत? तो भैया वादन के साथ गाया गया गीत। वादन के साथ गाया गया गीत ही आपका क्या कहलाता है? संगीत। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया वादन क्या होता है? तो वादन समझने का प्रयास करिए। जो आपके संगीत वाद्य यंत्र होते हैं, देखिए जो आपका संगीत है, इसको और अधिक प्रिय बनाने के लिए, इसको और अधिक मधुर बनाने के लिए हमने कुछ संगीत वाद्य यंत्रों का निर्माण किया। तो वहीं से आपका निकल करके आया वादन, यानी कि संगीत वाद्य यंत्रों को बजाने की जो क्रिया होती है उसे आपका वादन कहा जाता है। तो फिर यहां से अगला टॉपिक निकल करके आता है हमारा प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र। ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि संगीत जो है वो कोई अकेला नहीं है, संगीत तीन चीजों का मिश्रण है। आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया कि संगीत जो है तीन चीजों का मिश्रण है। इसमें वादन आता है आपका, नृत्य आता है आपका, और गीत आता है। जहां पर ये तीनों चीज मिल जाएं, वादन, नृत्य और गीत, यानी कि डांस, सॉरी सॉन्ग, डांस और आपकी प्लेइंग, ये तीनों चीज मिल जाएं, वही आपका संगीत कहलाता है। यदि अभी भी आप लोगों के समझ में नहीं आया तो दैनिक जीवन के एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। आप सभी जानते हैं शादियों का मौसम चल रहा है, रसगुल्ले आप भी खाने जा रहे होंगे डेली के डेली कहीं ना कहीं। तो आपने देखा होगा घरों में बहुत ज्यादा जो है गीत गा रहे होंगे इस समय पर। तो वो एक संगीत है। कैसे? तो देखिए, जिस भी घर में अभी शादी के मौसम में गीत गा रहे होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर डांस भी चल रहा होगा, और आपने देखा होगा वहां पर ढोलक भी बज रही होगी। तो ढोलक, डांस और गीत जब तीनों चीजों मिल जाएं तो वही आपकी कहलाती है संगीत। तो शादी के मौसम में या इन दिनों में जो घरों में गीत हो रहे हैं वो भी आपका क्या है? एक प्रकार का संगीत है। तो इस संगीत को और प्रिय बनाने के लिए, यानी कि बिना ढोलक के ना तो कोई गीत गाएगा और ना ही कोई नाचेगा। तो जान होती है संगीत की कौन? वादन, यानी कि संगीत वाद्य यंत्र। तो संगीत तो हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, जिसमें मैंने आपको क्लासिकल डांसेस, सेमी क्लासिकल डांसेस और फोक म्यूजिक में पूरा का पूरा डिवाइड करके आपको पढ़ाया। फिर जो आपके क्लासिकल म्यूजिक थे उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में और कर्नाटक म्यूजिक के बारे में। ऐसे ही सेमी क्लासिकल म्यूजिक में मैंने आप लोगों को गजल और कव्वाली के बारे में बताया। फिर जितने भी हमारे फोक म्यूजिक हैं, लोक संगीत हैं, उन पूरी की पूरी सबकी मैंने आप लोगों को लिस्ट बनवाई और फिर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी। तो वहां तक हम आप लोगों को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब आगे हमें जो शुरू करना है वो करना है प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो चलिए अब मैं आज का टॉपिक आपका शुरू कर रहा हूं, प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो यहां तक तो ये सारी की सारी चीज एक बार रिवीजन के लिए थी कि अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं और अब आगे आगे हमें जो है आपका क्या करना है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि साथ के साथ आप लोगों को नोट डाउन जरूर करते हुए चलना है। जो भी चीजें मैं यहां पर आपके सामने लिखूं आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाने हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल में तो यहां पर जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आप लोगों को जरूर मिलेगी हैंड रिटन नोट्स की। टेलीग्राम चैनल जीएस विद कार्तिक पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। इंग्लिश में भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे लगातार। इंपोर्टेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर प्लेयर्स, यानी कि जो भी प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र हैं उनको बजाने वाले जो भी प्रमुख कलाकार हैं उनका नाम आपसे आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि ये वाला जो कलाकार है वो किस प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए जाना जाता है, या उस कलाकार को कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, या उस कलाकार को किसी और अन्य नाम से जाना जाता है, तो उससे भी आपके एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन सबको हमें बारी बारी से एक एक करके हमें देखना है, डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो आपके संगीत वाद्य यंत्र हैं इनके भी प्रकार होते हैं, इनके भी
प्रकार होते हैं, यानी कि इन संगीत वाद्य यंत्रों के भी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी टाइप्स होते हैं, वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको भैया यहां से किस प्रकार के एग्जाम पूछे गए? हमने तो केवल यही देखा है कि भाई जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है, तो हमने तो उसी टाइप के क्वेश्चन देखे, लेकिन प्रकारों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे? तो आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज अ एलिमेंटल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य यंत्र तत्ववाद संगीत वाद्य यंत्र है? इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो बताइए कौन कौन से संगीत वाद्य यंत्र जो हैं वो एलिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या तत्ववाद संगीत वाद्य यंत्र हैं? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि संगीत वाद्य यंत्रों के आपके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला आप लोग लिखिएगा तंतु वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र या इसी तंतु वाद्य यंत्र को आप तार वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हो। तंतु वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हो। इंग्लिश में स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से आप इनको जानते हो। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो हमारे प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र हैं, यानी कि जो भी इंपोर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंपोर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो वो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला आप लोगों को लिखना है तंतु वाद्य यंत्र, या इन्हीं तंतु वाद्य यंत्रों को तार वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में गए तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से भी आप लोगों का जाना जाता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा भैया ये कौन से संगीत वाद्य यंत्र होते हैं? तो ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जिनमें तारों में कंपन करके ध्वनि उत्पन्न की जाए, ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जो है आपका वो कहलाते हैं तंतु वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र या आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो लिखने का प्रयास करेगा ऐसे संगीत वाद्य यंत्र, ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जिनमें तारों के कंपन से, जिनमें तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न की जाए, तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न की जाए, ऐसे संगीत वाद्य यंत्र, ऐसे संगीत वाद्य यंत्र, ऐसे संगीत वाद्य यंत्र तंतु वाद्य यंत्र, तंतु वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र कहलाते हैं, या तार वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो आपने देखा संगीत वाद्य यंत्रों में जो सबसे पहला आपका प्रकार है तंतु वाद्य यंत्र, तार वाद्य यंत्र या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें तारों के कंपन से, तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न की जाए, यानी कि तारों में कंपन करके जब ध्वनि उत्पन्न की जाए उससे कोई मधुर आवाज निकले, तो ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जो है आपका वो तंतु वाद्य यंत्र, तार वाद्य यंत्र या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके कहलाते हैं। इन्हीं तंतु वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र को कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में यह पूछ लेता है कि इन्हें किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इन्हें कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपको याद रखने हैं। तो इन्हीं तंतु वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र को आपका तत्ववाद के नाम से भी जाना जाता है, तत्ववाद के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में कहे तो एलिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि जो आपके तंतु वाद्य यंत्र हैं या तार वाद्य यंत्र हैं, इन्हें आपका तत्ववाद या एलिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। भैया ऐसे कौन कौन से संगीत वाद्य यंत्र हैं, तो उनका एग्जाम्पल लिख लीजिए। ऐसे कौन कौन से संगीत वाद्य यंत्र है जो तंतु वाद्य यंत्र है या तार वाद्य यंत्र है या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है या एलिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स है या तत्ववाद है, सारे के सारे एक ही नाम है। तो ऐसे हैं आपके, जैसे आपकी वीणा आपने नाम सुना होगा, एक संगीत वाद्य यंत्र है आपका वायलिन, आपने नाम सुना होगा वायलिन। एक संगीत वाद्य यंत्र है आपका सितार, आपने नाम सुना होगा। एक आपने नाम सुना होगा गिटार का, एक आपने नाम सुना होगा सारंगी का, एक आपने नाम सुना होगा संतूर का, एक आपने नाम सुना होगा सुरबहार का,
सुना कि नहीं सुना? एक आपने नाम सुना होगा सरोद का। तो सारे के सारे जो संगीत वाद्य यंत्र है, चाहे आपका वीणा हो, वायलिन हो, सितार हो, गिटार हो, सारंगी हो, संतूर हो, सुरबहार हो या सरोद हो, ये सारे के सारे संगीत वाद्य यंत्र जो है आपका वो कहलाते हैं तंतु वाद्य यंत्र, तार वाद्य यंत्र या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो जल्दी से नोट डाउन करने का एक बार प्रयास करिएगा। संगीत वाद्य यंत्रों का पहला प्रकार तंतु वाद्य यंत्र, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जिनमें तारों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करके जो है ध्वनि उत्पन्न की जाए, वो तंतु वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इन्हें तत्ववाद्य या एलिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे आपकी वीणा, वायलिन, सितार, गिटार, सारंगी, संतूर, सुरबहार और आपका सरोद। तो जल्दी से एक बार नोट डाउन करिए। फिर अगला प्रकार हम आपका देखेंगे जो है आपका ताल वाद्य यंत्र, जिन्हें आघात वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना, जिनमें आघात के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है और उन्हें अवनद वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम आपका देखते हैं। तो कर दो इसको रफ, बताइए। थोड़ा देखिए स्पीड से भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, तो स्पीड से करिएगा थोड़ा सा, यह वीडियो को रोक के भी आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं हम, हमारा दूसरा है ताल वाद्य यंत्र। दूसरा लिखिएगा ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र इंग्लिश में इसी को कहा जाता है आपका परक्यूशन। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। ताल वाद्य यंत्र या परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो भैया ताल वाद्य यंत्र जो है वो कौन से होते हैं? तो ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जिनमें आघात के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाए। आघात के माध्यम से क्या मतलब है? तो आघात के माध्यम से मतलब है जिन पे पिटाई करके, यानी कि चोट पहुंचा करके, आघात पहुंचा करके ध्वनि उत्पन्न की जाए, ऐसे संगीत वाद्य यंत्र आपके कहलाते हैं ताल वाद्य यंत्र या आपके परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जिनमें, ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जिनमें, ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जिनमें आघात, जिनमें आघात के माध्यम से, आघात के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाए, आघात के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाए, ऐसे संगीत वाद्य यंत्र कहलाते हैं आपके ताल वाद्य यंत्र, या इंग्लिश में पूछे थे आपका परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। भैया ताल वाद्य यंत्र को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, इन्हें और नाम से भी जाना जाता है, उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन्हीं ताल वाद्य यंत्र को आपका अवनद वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। अवनद वाद्य के नाम से भी आपको जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इंग्लिश में आपसे पूछ ले अवनद वाद्य को क्या कहा जाता है, तो इसी अवनद वाद्य को, या एक नाम और चलो मैं आपको बता रहा हूं, वो हिंदी में भी दे सकता है। तो ताल वाद्य यंत्र जो है या परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जिनमें आघात के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाए, इन्हें किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें अवनद वाद्य के नाम से भी जाना जाता है, या मेम्ब्रानोफोन के नाम से भी जाना जाता है। मेम्ब्रानोफोन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी दे सकता है आपके एग्जाम में। मेम्ब्रानोफोन के नाम से भी इन्हें आपका जाना जाता है। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, मेम्ब्रानोफोन। तो जो आपके ताल वाद्य यंत्र होते हैं इन्हें अवनद वाद्य या मेम्ब्रानोफोन के नाम से भी जाना जाता है। भैया ऐसे कौन कौन से संगीत वाद्य यंत्र हैं जो आपके ताल वाद्य यंत्र हैं या परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं? तो लिखने का प्रयास करिए। जैसे आपका तबला, भी तबला कैसे बजाते हो? उस पर आघात के माध्यम से तो बजाते हो, तो तबला कैसा हुआ हमारा आपका ताल वाद्य यंत्र। जैसे आपका पखावज, जैसे आपका पखावज, जैसे आपका मृदंग, जैसे आपका ड्रम, जैसे आपका घाटम, और जैसे आपका कंजीरा, ये सारे के सारे संगीत वाद्य यंत्र जो हैं वो उदाहरण है आपके ताल वाद्य यंत्र के या परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के।
एक बार लिखिएगा इसको भी, दूसरे प्रकार को भी। तबला, पखावज, मृदंग, ड्रम, घाटम, कंजीरे, सारे के सारे जो है आपके वो ताल वाद्य यंत्र हैं या परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें आघात के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है और इन्हें ही अवनतवाद्य या मेम्ब्रानोफोन के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो जल्दी से एक बार नोट करिए, फिर आगे आपका देखते हैं। यहां तक आपने लिख लिया होगा, फिर आगे देखते हैं एक बार। तो अगला आपको लिखना है तीसरा प्रकार। 4 प्रकार हमें इसके देखने हैं, फिर एक एक करके सारे के सारे प्रमुख संगीत वाद्य यंत्रों को भी हम आपका डिटेल में पढ़ेंगे। तो दूसरा एक बार आप लिखिएगा, सॉरी दूसरा तो हमारा हो गया, तीसरा है हमारा, आप लिखिएगा वायु वाद्य यंत्र। वायु वाद्य यंत्र, इंग्लिश में इन्हीं को आप विंड इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानते हो। विंड इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से आप जानते हो, वायु वाद्य यंत्र या विंड इंस्ट्रूमेंट्स। भैया वायु वाद्य यंत्र या विंड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से संगीत वाद्य यंत्र हैं? तो ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जिनमें वायु में कंपन करके, ये वायु से कंपन करके ध्वनि उत्पन्न की जाए, ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जो हैं आपका वो कहलाते हैं वायु वाद्य यंत्र या आपके विंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जिनमें वायु के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करके आपके उस संगीत वाद्य यंत्र को बजाया जाता है या वायु के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जो है आपका वो कहलाते हैं वायु वाद्य यंत्र या आपका विंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसे बाकियों के आपने अन्य नाम देखे, तो इन्हें भी किसी और अन्य नाम से भी जाना जाता होगा। तो ऐसे ही आपसे पूछ ले कि जो आपके वायु वाद्य यंत्र हैं या जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या इन्हें किसी और अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जी हाँ, जो आपके वायु वाद्य यंत्र हैं या विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्हें आपका एरोफोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एरोफोन के नाम से भी आपका जाना जाता है। एरोफोन के नाम से भी इन्हें आपका जाना जाता है, तो ये भी आप लिखिएगा, एरोफोन के नाम से भी इन्हें आपका जाना जाता है। तो भैया ऐसे संगीत वाद्य यंत्रों के एग्जाम्पल कौन कौन से हुए? जो आपके वायु वाद्य यंत्र हैं या विंड इंस्ट्रूमेंट्स या एरोफोन है, उनके जो है एग्जाम्पल कौन कौन से हुए? तो जैसे आपने नाम सुना होगा शहनाई का, जैसे आपने नाम सुना होगा बांसुरी का, जैसे आपने नाम सुना होगा नाद स्वरम का, या जैसे आपने नाम सुना होगा सैक्सोफोन का। तो ये सारे के सारे जो आपके संगीत वाद्य यंत्र हैं वो कहलाते हैं आपके वायु वाद्य यंत्र या आपके विंड इंस्ट्रूमेंट्स या आपके एरोफोन। तो एक बार इसको भी जो है नोट डाउन करने का प्रयास करिएगा, फिर आगे आपका देखते हैं। कर लिया नोट? चलें आगे। तो चलिए, चौथा है हमारा अगला, यहीं पे लिख देता हूं। अगला वायु वाद्य यंत्र हो गया, फिर अगला है हमारा कीबोर्ड वाद्य यंत्र। कीबोर्ड वाद्य यंत्र कौन सा है हमारा? कीबोर्ड वाद्य यंत्र। दूसरे कलर से लिख देता हूं। चौथा है हमारा कीबोर्ड वाद्य यंत्र, इंग्लिश में भी इसी नाम से जाना जाता है आपका कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं या आपके कीबोर्ड वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तो ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जिनमें आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड की पंक्तियां दी हुई होती हैं, यानी कि जिनमें एक प्रकार से सामान्य भाषा में आपसे कहूं बटन दिए हुए होते हैं, उनमें जो है आपका उनके माध्यम से जब ध्वनि उत्पन्न की जाए, तो ऐसे जो संगीत वाद्य यंत्र होते हैं आपका वो कहलाते हैं आपके कीबोर्ड वाद्य यंत्र या कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपने देखा ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जिनमें कीबोर्ड की पंक्तियां दी हुई होती हैं, बहुत सारे बटन्स दिए हुए होते हैं,
तो एक प्रकार से कीबोर्ड की पूरी की पूरी पंक्ति होती है, तो जिनमें कीबोर्ड की पंक्ति का प्रयोग करके ध्वनि उत्पन्न की जाए, तो ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जो है आपका वो कहलाते हैं कीबोर्ड वाद्य यंत्र या कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स आपका कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हुए? तो आपने नाम सुना होगा हारमोनियम का, या आप लोगों ने नाम सुना होगा पियानो का। ये एग्जाम्पल है आपके कीबोर्ड वाद्य यंत्र के। लेकिन एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा, जैसे आप लोगों ने सभी के अन्य नाम देखे, तो ऐसे ही भैया कीबोर्ड जो वाद्य यंत्र है इसका भी तो कोई ना कोई और अन्य नाम से भी जाना जाता होगा। तो जी हाँ, इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, वो भी आप लोगों को याद रखना है। इन्हें आपका घन वाद्य के नाम से भी जाना जाता है, घन वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। या और एक नाम और मैं आपको बताऊं तो इन्हें आपका ऑडियो फोन के नाम से भी जाना जाता है, ऑडियो फोन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां तक आपने चारों संगीत वाद्य यंत्रों के प्रमुख कलाकार देखे, प्रमुख प्रकार देखे। सबसे पहला आप लोगों ने देखा तंतु वाद्य यंत्र, जिसे आपका तार वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में उसी को आप स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानते हो। तो ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जिनमें तारों से कंपन करके ध्वनि उत्पन्न की जाए तो वो कहलाएंगे तत्ववाद्य के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आपने देखा ताल वाद्य यंत्र, जिनमें आघात के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाए, जिन्हें आप इंग्लिश में परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानते हो। और दूसरा नाम उन्हें आप अवनद वाद्य के नाम से भी जानते हो, जिन्हें मेम्ब्रानोफोन के नाम से भी जानते हो। एग्जाम्पल भी आपने देखे, जैसे तबला, पखावज, मृदंग, ड्रम, घाटम, कंजीरा, वो सारे के सारे आपने देखे। तीसरा आपने देखा वायु वाद्य यंत्र, जिनमें वायु के माध्यम से कंपन करके ध्वनि उत्पन्न की जाए, तो जैसे आपका बांसुरी हुई, शहनाई हुई, नाद स्वरम हुआ और आपका सैक्सोफोन हुआ, वो आपने एग्जाम्पल देखे। चौथा आपने देखा कीबोर्ड वाद्य यंत्र, जिनको घन वाद्य के नाम से भी जाना जाता है या ऑडियो फोन के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें कीबोर्ड की पंक्ति का प्रयोग करके ध्वनि उत्पन्न की जाए, जैसे एग्जाम्पल आपका हुआ हारमोनियम और जैसे एग्जाम्पल हुआ आपका पियानो। तो ये सारे के सारे आपने देखे। अब आगे हमें पढ़ना है प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र जोन जोन से भी है, जैसे वीणा का आपने नाम देखा, वायलिन का नाम आपने देखा तंतु वाद्य यंत्र में, सितार का, गिटार का, संतूर का, सारंगी का। तो ऐसे अब हमें एक एक प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रमुख कलाकारों के नाम देखने हैं और उनसे संबंधित जो भी फैक्ट बनेंगे वो सारे के सारे फैक्ट हमें देखने हैं। तो एक बार यहां तक आप जो है नोट करने का प्रयास करिए, फिर आगे मैं आप लोगों का चलता हूं। तो यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अब मैं आपका आगे चलता हूं। देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जो शुरू की मैंने आपकी 2-3 क्लास ली थी, आप लोगों को लग रहा होगा भैया वो तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी के साथ थी, उसमें बैकग्राउंड में मैंने जो है पीपीटी का यूज किया हुआ था और उस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। लेकिन सच में आप लोगों को बताऊं तो वो सेटअप मेरे पास आज भी है, लेकिन मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाना चाहता। वो डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास में, वो बस ऐसे ही लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके पीपीटी का यूज करके पढ़ाया जाता है, ग्रीन स्क्रीन का यूज करके। तो थोड़ी क्वालिटी उससे बेटर हो सकती है, लेकिन मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पीपीटी का यूज करके पढ़ाने में। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सारी की सारी चीजें जो है बस एक बार किसी से लिखवा के ले आया हूं और आप लोगों को अंडरलाइन करके पढ़ा दूं। तो ऐसे पढ़ाने का क्या ही फायदा। तो मुझे जो पढ़ाने में मजा आता है रियली में, वास्तव में वो सारी की सारी चीजें लिख करके पढ़ाने में मजा आता है और लिख करके ही सारी की सारी चीजें समझाने में मजा आता है। तो पीपीटी से ऐसा लगता है जैसे हम खाना पूर्ति सी कर रहे हो या बस टाइम काटने गए हो। तो मुझे वो चीजें पसंद नहीं है, तो मैं तो इसी तरीके से पढ़ाना आप लोगों को पसंद करूंगा। किसी साथी को कंटेंट में दम लगा रहा हो, तो चीजें सही लग रही हो तो वो पढ़ सकता है। और यदि किसी व्यक्ति को या किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि भैया तो टाइम पास कर रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो भैया कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको इस क्लास में आने की। मैं बिल्कुल नहीं कहता आपसे, आप मेरे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कभी कहा है आपसे? कभी नहीं। तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपको कुछ अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, आपकी मर्जी है। नहीं लगे मत करिए, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, क्योंकि पढ़ाना मेरा पैशन है। टीचिंग इज माय पैशन। मुझे मजा आता है पढ़ाने में और मजा आता है एक अच्छा कंटेंट देने में। तो बस मेरा वही प्रयास है, आप लोगों को अच्छा लगे तो भी बढ़िया, ना लगे तो भी बढ़िया, क्योंकि मेरा पढ़ाने में पैशन है तो मैं फिर भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब आगे की चीजों पर डिस्कस करते हैं। तो मैंने सारे प्रकार आप लोगों को बता दिए। अब प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र हमें पढ़ने हैं और उनके प्रमुख जो भी बजाने वाले प्रमुख कलाकार हैं उन सबके नाम हमें देखने हैं। तो सबसे पहला आप संगीत वाद्य यंत्र का नाम लिखिए वायलिन का।
सबसे पहला आप लोग नाम लिखिए वायलिन। वायलिन। और थोड़ा सा भाई राइटिंग आप लोगों को ऐसी देखने को मिल सकती है, तो उसको भी थोड़ा सा झेल लेना बस। बाकी मैं आपको प्रयास करूंगा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जस विद कार्तिक, उसमें जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उन सबके वेल हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि मेरे साथ साथ ही भैया आप नोट्स बनाना। तो जो हमारा वायलिन है एक संगीत वाद्य यंत्र है, अभी बताया कैसा संगीत वाद्य यंत्र है, तो याद करिए शुरू में मैंने आप लोगों को लिखवाया सबसे पहला ही कैसा है, तंतु वाद्य यंत्र है। कैसा है आपका, तंतु वाद्य यंत्र है, या तार वाद्य यंत्र है, या तार वाद्य यंत्र है, या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, या एलिमेंटल इंस्ट्रूमेंट है, या इसे ही तत्ववाद्य के नाम से भी जाना जाता है। तत्ववाद्य के नाम से भी जाना जाता है। सारे के सारे नाम इन्हीं संगीत वाद्य यंत्रों के हैं, ये इस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों के हैं। तो अब हमें देखना है कि वायलिन को बजाने वाले या वायलिन से संबंधित कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं। तो वायलिन से संबंधित जितने भी संबंधित कलाकार हैं उन सब की हमें लिस्ट देखनी है और एक एक करके प्रमुख कलाकारों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम वायलिन के अंदर जो सबसे पहला नाम बहुत ही प्रमुख नाम है, आप लोगों को जो याद रखना है वो याद रखना है टी.एन. कृष्णन का। टी.एन. कृष्णन का। तो वायलिन एक संगीत वाद्य यंत्र है, इसको बजाने वाले एक बहुत ही प्रमुख कलाकार हैं टी.एन. कृष्णन। इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। बहुत सारे साथियों के मन में आ रहा होगा कि भैया एक बार जो है हमें आप टी.एन. कृष्णन का पूरा नाम भी बता दीजिए। जो हमारे टी.एन. कृष्णन जी हैं इनका पूरा नाम भी आप लोगों को याद रख लेना चाहिए। क्यों याद रख लेना चाहिए? क्योंकि ऐसे ही सिमिलर बहुत सारे नाम आगे चल करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे डी बालकृष्णन या एल सुब्रमण्यम। तो ऐसे बहुत सारे सिमिलर नाम आप लोगों के आगे सामने आएंगे, तो वहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई ये वाला कलाकार हमने उस संगीत वाद्य यंत्र में पढ़ा था या इस कलाकार का नाम हमने उस संगीत वाद्य यंत्र में पढ़ा था। तो ऐसे बहुत सारे डाउट बच्चों को आते हैं। तो मैंने क्या किया है, पहले एक एक संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित जितने भी कलाकार हैं उन सब की लिस्ट तो मैं आप लोगों को बनवाऊंगा ही बनवाऊंगा। और जब हम सारे प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र कवर कर लेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को जितने भी नाम मैंने आपको लोगों को लिखवाए हैं वो सारे के सारे नाम मिक्स करके एक बार फिर मैं आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट लिखूंगा, मिक्स करके सारे संगीत वाद्य यंत्रों की मिला करके। फिर हम देखेंगे कि कौन से कलाकार का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है, ताकि फिर आप एक बेहतर रिवीजन कर पाओ और आपको कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन कैसे ना हो, तो आगे चल करके मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। एक नाम है पंडित गोपाल कृष्ण, पंडित गोपाल कृष्ण, और एक नाम है पंडित गोपाल मिश्रा, पंडित गोपाल मिश्रा। दोनों भैया जो है आपके ये अलग अलग कलाकार हैं, लेकिन दोनों के नाम देखो कितने सिमिलर हैं, कितने मिल रहे हैं आपस में, और दोनों का ही संबंध अलग अलग संगीत वाद्य यंत्रों से है। तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा। तो मैं ऐसे नाम जितने भी कंफ्यूजन से वाले नाम हैं, जितने भी सिमिलर नाम है, एक से नाम है, जैसे पंडित गुताई महाराज और पंडित कृष्ण महाराज, वो भी सिमिलर से नाम है और दोनों का संबंध अलग अलग संगीत वाद्य यंत्रों से है। तो सारी की सारी चीजें जो है हम आपका कंप्लीट डिटेल में इस प्रकार से बाद में पूरी लिस्ट भी देखेंगे उन सारे के सारे संगीत वाद्य यंत्रों की। तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, एक एक चीज जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पहले हम देखते हैं टी.एन. कृष्णन जी के बारे में। इनका पूरा नाम एक बार देख लेते हैं क्या है। तो इनका पूरा नाम है त्रिपुन्नीथुरा, त्रिपुन्नीथुरा नारायण अय्यर कृष्णन, ये उनका पूरा नाम है। टी.एन. कृष्णन जी का पूरा नाम है त्रिपुन्नीथुरा नारायण अय्यर कृष्णन, इनका पूरा नाम है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि जितने भी ये प्रमुख कलाकार हैं, मैं सबके नहीं लिखवाऊंगा, जो जो प्रमुख कलाकार हैं, जो थोड़े से बड़े कलाकार हैं, आप एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इन्हें पद्मश्री कब मिला। इन्हें पद्मश्री, कुछ पद्म पुरस्कार होते हैं आप सभी जानते हैं, जिनकी शुरुआत 1954 से की गई है, जो कि दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। तो उनके बारे में भी समय के साथ साथ में सारी की सारी चीजों पर डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो वहां से भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है।
कि जो टी.एन. कृष्णन है इन्हें पद्मश्री कब मिला, या आपसे ये पूछ सकता है कि टी.एन. कृष्णन जी को आपका पद्म भूषण कब मिला हुआ है। तो जो भी प्रमुख कलाकार हैं उनके में प्रमुख पुरस्कार भी आपके देखने। तो जो आपके टी.एन. कृष्णन जी इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है भैया आपका 1973 में, और पद्म भूषण मिला हुआ है इन्हें आपका 1992 यानी कि 1992 में। तो टी.एन. कृष्णन जी का पूरा नाम हुआ त्रिपुनिथुरा नारायण अय्यर कृष्णन। पद्मश्री मिला हुआ है इन्हें 1973 में, और पद्म भूषण मिला हुआ है इन्हें आपका 1992 में। ठीक है, अब चलते हैं अगले नाम पर। दूसरा नाम आप लोगों को याद रखना है, टी.एन. कृष्णन का आपने नाम याद रखा एल सुब्रमण्यम। दूसरा नाम आप लोगों को याद रखना है एल सुब्रमण्यम। एल सुब्रमण्यम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों इतना बड़ा ये नाम इंपॉर्टेंट नाम है, अभी आप लोग देखोगे। जो एल सुब्रमण्यम है इनसे भी आपके एग्जाम में पूछेगा कि एल सुब्रमण्यम जी को आपका पद्मश्री कब मिला हुआ है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। बहुत बड़ा नाम है। क्यों बड़ा नाम है अभी बताऊंगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि इन्हें पद्म भूषण कब मिला हुआ है, इन्हें आपका पद्म भूषण कब मिला हुआ है। इसके अलावा जो आपके एल सुब्रमण्यम हैं इन्हें भारतीय वायलिन का देवता भी कहा जाता है। भारतीय वायलिन का देवता भी कहा जाता है। तो आपसे आपके एग्जाम में एक फैक्ट पूछ सकता है कि भारतीय वायलिन का देवता, जैसे याद करिए मैंने आप लोगों को संगीत कला में तोता ए हिंद या तूती ए हिंद किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। कव्वाली का बादशाह किसको कहा जाता है, नुसरत फतेह अली खां को कहा जाता है। क्वीन ऑफ गजल किसको कहा जाता है, तो बेगम अख्तर, वो भी नाम मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा पंडित रतन मोहन शर्मा जो है वो तराना, बहुत बड़े तराना गायक है, तराना का बादशाह उनको कहा जाता है। तो ऐसे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि भारतीय वायलिन का देवता जो है किसको कहा जाता है, तो आपका एल सुब्रमण्यम जी जो है आपका, इन्हें भारतीय वायलिन का देवता कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि इन्हें पद्मश्री कब मिला हुआ है और इन्हें आपका पद्म भूषण कब मिला हुआ है। तो याद रखिएगा एल सुब्रमण्यम जी को पद्मश्री मिला हुआ है 1988 में, और इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है सन 2001 में। तो दोनों फैक्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। पद्मश्री 1988 1988 और पद्म भूषण 2001 में भारतीय वायलिन का देवता इन्हें कहा जाता है। इनको एक पुरस्कार मिले हुए, जल्दी से नोट करिएगा। फिर एक और तीसरा इंपोर्टेंट नाम है वो और हम देखेंगे, कुन्नाकुडी वैद्यनाथन। कुन्नाकुडी वैद्यनाथन, कुन्नाकुडी वैद्यनाथन, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इनसे भी एक फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकता है कि इन्हें आप लोगों का पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला हुआ है, तो 1993 में भी इन्हें आपका पद्म भूषण पुरस्कार मिला हुआ है। तो जल्दी से एक बार नोट करिएगा, टी.एन. कृष्णन पद्मश्री, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूं, 1973, पद्म भूषण 1992, कुन्नाकुडी वैद्यनाथन पद्म भूषण मिला हुआ है 1993 में। इसके अलावा एक बहुत बड़ा नाम है एल सुब्रमण्यम, भारतीय वायलिन का देवता भी इन्हें कहा जाता है, पद्मश्री भी इन्हें मिला हुआ है और आपका पद्म भूषण भी इन्हें मिला हुआ है। पद्मश्री 1988 में और पद्म भूषण आपका 2001 में इन्हें मिला हुआ है। ये तीन ऐसे कलाकार हैं जो बड़े कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार हैं पुरस्कारों के साथ, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद तो बाकियों का केवल नाम आप लोगों को याद रखना है, और बहुत सारे नाम अभी मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, जैसे गजानन राव जोशी, इनका संबंध भी किससे, आपका वायलिन से है। इसके अलावा जैसे लाल गुड़ी गोपाल अय्यर जयरामन, ये भी वायलिन के एक प्रमुख संगीत वाद्ययंत्र है या वादक हैं या कलाकार हैं। इसके अलावा एक नाम आप लोगों को याद रखना है श्रीमती एन राजम का। इसके अलावा एक नाम आप लोगों को याद रखना है टी रुक्मणी का। इसके अलावा एक नाम आप लोगों को याद रखना है विजेता मोहन चंद्रशेखरन। तो ये कुछ इंपोर्टेंट आपके नाम हैं जो आपके वायलिन से संबंधित है। सबसे पहला नाम टी.एन. कृष्णन, दूसरा नाम याद रखोगे एल सुब्रमण्यम, इनका संबंध भी वायलिन से है।
तीसरा नाम आप लोग याद रखोगे कुन्नाकुडी वैद्यनाथन, इनका भी संबंध आपके वायलिन से है। चौथा नाम आप याद रखोगे गजानन राव जोशी, लालगुडी गोपाल अय्यर जयरामन, श्रीमती एन राजम, इसके अलावा टी रुक्मणी, इसके अलावा विजेता मोहन चंद्रशेखरन, सारे के सारे इंपोर्टेंट नाम हैं। इसके अलावा और भी यदि आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो नागाई आर जो है आपका आर मुरलीधरन। एक नाम यदि आप और भी याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो नागाई आर मुरलीधरन, नागाई आर मुरलीधरन, ये भी इंपोर्टेंट नाम है। और भाई जो साथी ऐसा सोच रहे हैं कि भैया बस केवल 4-5 नाम लिखवा दीजिए और उन्हीं नामों से हमारे एग्जाम में जो है आपका लग जाए क्वेश्चन, तो ऐसा मेरे दोस्त पॉसिबल ही नहीं है। यदि आपको बेवकूफ बनना है, बहुत जगह बेवकूफ बनाया जा रहा है, 1 घंटे पूरी स्टैटिक जी के समाप्त, भाई हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो पूरे के पूरे साल बच्चे क्यों मेहनत करें, एग्जाम से पहले 1 घंटे वो वाली क्लास देखे और एग्जाम में चला जाए। तो बिल्कुल बेवकूफ मत बनिए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में पूरी स्टैटिक जी के समाप्त, कैसे पॉसिबल है यार। थोड़े समझदार बनिए, जागरूक बनिए, अपने अंदर की इंटेलिजेंस को थोड़ा सा जो है आप बढ़ाइए, उसका लेवल बढ़ाइए, सोचने की शक्ति बढ़ाइए, समझिए कि ऐसा नहीं है भाई पॉसिबल। 4-5 नाम मैं आपके सामने लिखूं और कहूं कि भैया इन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। सच्चाई यही है, पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, एक एक इंपॉर्टेंट नाम आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होने वाला सिलेक्शन। ये सच्चाई है, ये आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आज नहीं करोगे तो कल करोगे, एग्जाम में फेल होने के बाद करोगे, लेकिन एक न एक दिन करनी जरूर पड़ेगी। तो एक बार ये सारे के सारे इंपोर्टेंट नाम है वायलिन के, इनको लिखिए। फिर अगला हमारा प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र जो है वीणा, फिर हम उसके देखेंगे कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा जिया मोहिउद्दीन डागर का, उनके 2 पुत्र हैं फदरुद्दीन डागर जी, वो भी उसी से संबंधित है। ऐसे एक नाम आपने सुना होगा असद अली खान का, वो भी उसी से संबंधित है। ऐसे बहुत सारे नाम मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा जो है आपका वीणा में। डी बालकृष्णन का या एस बालचंद्रन का नाम हम उसमें देखेंगे, और भी बहुत सारे नाम है, सारे के सारे नाम हम देखेंगे। इसको एक बार जल्दी से लिखिए। अदारंग है उसमें, नूर जहरा है उसमें, और आपके और भी कलाकार है, पंडित गोपाल कृष्ण है और विष्णुमोहन भट्ट है, सारे के सारे प्रमुख वीणा के कलाकार हैं। तो एक एक नाम को हम जो है बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसको एक बार नोट करिए, फिर अगली लिस्ट में आपको बनवाता हूं वीणा की।